Hello students, welcome to the class. Very warm welcome again. Right now ये आपकी एक रिकॉर्डेड क्लास है और इसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आपकी आगे क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने मुग़ल साम्राज्य को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ कुछ चीज़ें जैसे जो चित्रकार वगैरह हैं, जो कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, उनसे आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिनको कुछ को जिस जिस शासक को हमने पढ़ा है तो उसके साथ साथ उनको हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज्ड वे में, एक टेबल वे में उसको हम देख लेते हैं। देन उसके बाद में हम इस क्लास में पढ़ेंगे मराठा शासन के बारे में और सिख साम्राज्य जो है उसके बारे में। इनके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। 1857 की क्रांति से पहले का जो पोर्शन हम कर रहे हैं वो है ये। इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई देने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर इसकी विजिबिलिटी हम देखें तो टोटल 100% है, मोर देन दैट हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ हमें देखनी है कि कई बार कवि जो है, चित्रकार जो है, दरबारी कवि जो है, इनसे क्वेश्चंस और आ जाते हैं। तो एक कंप्लीट टेबल वे में हम एक बार जो भी रचनाएं हैं वो सब देख लेते हैं। कुछ प्रमुख जो चित्रकार हैं उनके बारे में हम इसमें क्लास में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ मैं लिख दूंगी साथ साथ और बोल रहे हैं, बाकी पीडीएफ में आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा। इसी एक पेज में प्रॉब्लम है, बाकी कहीं नहीं है। जो हिंदी कवि जो है, ये जो मुग़ल शासन है, मुग़ल प्रशासन है, उसकी कंप्लीट ऑल ओवर वे में अभी हम बात कर रहे हैं, किसी एक विशेष शासक की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर कंप्लीट वे में बात करें तो हिंदी कवि जो थे वो कौन थे उस टाइम पे, तो रसखान हैं। रसखान जो है ये हिंदी कवि थे मुग़ल प्रशासन के, मुग़ल शासन के, सॉरी, रसखान। और अकबर जो है, अकबर के जो दरबारी कवि हैं, तो अकबर के दरबारी कवि के रूप में जाना जाता है सुरदान को। रसखान जो है ये हिंदी कवि थे। और अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर के दरबारी कवि थे सुरदान जी। ठीक है। फिर आगे हमने इसमें जो डाला है उसमें ये है कि ये जो है, ठीक है, तो ये अंधे भाट कवि के रूप में भी जाने जाते थे, अंधे भाट कवि के रूप में भी ये जाने जाते थे। और इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम था रामदास जी, ये भी दरबारी कवि के रूप में इनसे जस्ट पहले रहा करते थे, रामदास और इनके बेटे सूरदास। तो इसके अलावा अकबर और बीरबल की कहानी, किस्से, ये सब हमने सुने हैं। तो उसके बिहाफ पे अगर बात करें तो जो बीरबल है, इसको इनको अकबर ने जो है कविराज की उपाधि दी हुई थी। तो कविराज जो है अकबर के शासन में या मुग़ल प्रशासन में जो जाने जाते थे प्रमुख, ये कौन है? बीरबल, जिनको कविराज की उपाधि दी हुई थी। और नरहरि थे, ये भी इसी तरीके से काव्य क्षेत्र में, रचनाकारी के क्षेत्र में है नरहरि। तो इनको महापात्र की उपाधि दी हुई थी। संगीत और कला का जो क्षेत्र है, जैसे चित्रकला है और है, तो इन सब में जो लोग प्रमुख हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो जो नरहरि हैं इनको महापात्र की उपाधि दी गई थी और बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई थी। सुरदान जी से पहले जो रामदास जी हैं, ये इनके पिता हैं, ये दरबारी कवि के रूप में थे। और सुरदान भी अकबर के दरबारी कवि रहे। और हिंदी कवि के रूप में देखा जाए तो रसखान थे जो हिंदी कवि थे मुग़ल शासन में। अब बात करते हैं मुग़ल काल के कुछ चित्रकारों की। तो जैसे पीछे जो हमने पर्टिकुलरली जब किसी शासक को पढ़ा है तो हमने इस चीज़ को देखा है कि कौन थे जिन्होंने चित्रकला को विशेष रूप से बढ़ावा दिया, उसको विकसित किया। ठीक है, तो उस बिहाफ पे देखें तो जैसे सबसे मोटा मोटा जिनके बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, या जिस काल में, अब अगर उनका नाम आ रहा है तो बेसिकली सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ तो किया होगा उस कला के लिए, तभी उस टाइम पे इतने चित्रकार हुए, प्रमुख लोग हुए। ठीक है, तो जहांगीर जो है इनकी बात करते हैं, अकबर और हुमायूं। ठीक है, तो इनके टाइम में कौन कौन प्रमुख चित्रकार हैं
इनके बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे हुमायूं की, तो हुमायूं के काल की अगर हम बात करें तो बिहज़ाद नाम के चित्रकार थे। बिहज़ाद, ये जो बिहज़ाद हैं इनको पूर्व का राफेल भी कहा जाता था। राफेल ओफिस्ट, बिहजाद नाम के ये चित्रकार थे हुमायूं के वक्त में, और इनको पूर्व का राफेल भी कहा जाता था। दूसरा अगर हम बात करें तो सैयद अली हैं, मीर सैयद अली, ये भी काफ़ी अच्छे चित्रकार थे। फिर बात करें अब्दुस समद, तो इनको जो है मधुलेखनी कहा जाता था कि इनकी कलम जो है सीरी कलम के रूप में है, या इनको मधुलेखनी भी कहते थे। सीरी कलम या मधुलेखनी, यानी ये बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं, ठीक है। उस बिहाफ पे इनको ये उपाधि दी गई थी। इनका नाम क्या है? अब्दुस समद। ये हुमायूं के टाइम पे हैं। बिहजात, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। अब्दुस समद को क्या कहा जाता था? इनको सीरी कलम या मधुलेखनी भी कहा जाता था। तो ये इनकी चित्रकारी के बारे में है, ये सारी की सारी उपमाएं इनकी। और इसी तरीके से आगे बात करें तो ये जो तीन हैं जिनकी अभी हमने बात की, बिहजाद, अब्दुस समद और मीर सैयद अली, तो ये हैं हुमायूं के काल में जो चित्रकार, बेहतरीन जो चित्रकार हुए, उनकी हमने बात की। अगर अकबर के टाइम की हम बात करें, अकबर के समय के चित्रकारों की अगर हम बात करें, तो इनमें विचित्र जो है, ये नाम है, जो चित्रकार है उनका नाम है मनोहर, दौलत, फारूक बेग, ठीक है। इसी तरीके से सबसे जो प्रमुख है वो है मीर आगा रज़ा। मीर आगा रज़ा, तो आगरा में जो नई चित्रशाला खोली गई थी अकबर के टाइम पे, आगरा में नई जहांगीर के टाइम पे नई चित्रशाला खोली गई थी आगरा में, तो वहाँ पे ये प्रमुख हुआ करते थे मीर आगा रज़ा, ठीक है। और इनको हिराती उत्प्रवासी चित्रकार कहा जाता था, यानी ये कहीं से आके वहाँ पे उत्प्रवास किया था इन्होंने, उस हिसाब से ये हिराती थे। हिराती उत्प्रवासी चित्रकार भी इनको कहा जाता था। और आगरा में जो नई चित्रशाला खुली थी उसके प्रमुख के रूप में भी उन्होंने जहांगीर के शासनकाल में काम किया था। इसी तरीके से और अगर प्रमुख नाम हम इसमें देखें तो ये है नसुर। नसुर ये जो है बेसिकली जो चित्रकला करते थे, तो जो मोरक्को चित्रशैली है उस पे इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और दूसरा, इन्होंने अपनी चित्रकला में क्या किया, सबसे ज़्यादा पक्षियों का चित्रांकन इन्होंने किया था, तो ये पक्षियों के चित्रांकन के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसी आधार पे पक्षियों का जो इन्होंने चित्रांकन किया, उसी के आधार पे इनको नादिर उल अस्त्र की उपाधि इनको दी गई थी। नादिर उल अस्त्र, नसुर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और बेसिकली मोरक्को चित्रशैली जो है, ये इसको प्रमुख रूप से इन्होंने उभारा, उसके लिए इन्होंने काम किया था। और दूसरा, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो पक्षी हैं उनका चित्रांकन करने के लिए ये जाने जाते हैं। उसी के आधार पे इनको ये उपमा दी गई है नादिर उल अस्त्र, नसुर। तो ये जहांगीर के टाइम के चित्रकार हैं जिनकी हमने बात की। और उसके अलावा ये एक सबसे प्रमुख हैं, जो कौन है, अबुल हसन। अबुल हसन, मीर आगा रज़ा, नसुर, इनके अलावा फारूक बेग, दौलत, मनोहर, विचित्र, ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जो कि जहांगीर के टाइम पीरियड के। अब बात करते हैं अकबर के टाइम के चित्रकारों की। तो अगर उनकी हम बात करें तो इनमें एक हिंदू है, उनका नाम आता है लाल मुकुंद। लाल मुकुंद, ठीक है, लाल मुकुंद। इनके अलावा, लाल मुकुंद के अलावा हम देखें तो दशवंत। और चूँकि इस बात से आप सब वाकिफ़ हो, हमने पढ़ा है पीछे कि इन्होंने हिंदू धर्म को भी काफ़ी समर्थन दिया था, ये कट्टर नहीं थे, इनकी कट्टर शैली हमें देखने को नहीं मिलती है। तो दशवंत, लाल मुकुंद, बसावन और केसु, ये कुछ जो है ये प्रमुख चित्रकार जो हैं ये अकबर के टाइम पीरियड पे रहे हैं। अब चित्रकारों की हमने बात कर ली, अब थोड़ी सी हम संगीत की भी बात कर लेते हैं। तो
मुगल काल की बात कर रहे हैं। मुगल काल में अगर हम संगीत की बात करें तो गायन से ली जो म्यूज़िक जो संगीत जो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अकबर जो थे, अकबर खुद भी एक बहुत ही अच्छे गायक के रूप में माने जाते हैं। ये भी बहुत अच्छे गायक थे और इन्होंने क्या किया था, हिंदू गायन जो है उसको भी इन्होंने सीखा, जिसको कहते हैं लाल कलावत। हिंदू गायन को क्या कहते हैं, लाल कलावत। जो अकबर ने सीखा वो है लाल कलावत। तो ये खुद भी एक बहुत अच्छे गायक थे, मुगल काल के शासक हैं और अच्छे गायक भी हैं, और हिंदू गायन इन्होंने सीखा जिसको हम कहते हैं लाल कलावत। ठीक है। आरंभिक सालों में जो तानसेन है, ठीक है, उसको उन्होंने अपने यहाँ पे बुलवाया, रीवा से उन्होंने अपने यहाँ पे बुलवाया, और उस टाइम के अकबर के टाइम पीरियड के सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ के रूप में तानसेन जाने जाते हैं। मूल नाम क्या था तानसेन का, उसकी बात कर लेते, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ये तानसेन का मूल नाम है। ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो रामतनु पांडे हैं यानी जो तानसेन हैं, उनके पिता का नाम है मकरंद पांडे। इनके पिता का नाम है मकरंद पांडे। ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं तानसेन के पिता का नाम। ठीक है। या अकबर के जो दरबारी संगीतज्ञ हैं, जो प्रमुख संगीतज्ञ हैं उस शासन के, तो उनके पिता का नाम पूछ लिया जाता है कई बार। अब बात करें हम आगे, जो बेजू बावरा, ठीक है, ये जो है ये भी बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हैं। किस टाइम के, अकबर के शासन पीरियड के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में तानसेन और बेजू बावरा इनका नाम आता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे अकबर क्या थे, बहुत ही कुशल गायक थे, उसी तरीके से जो औरंगजेब थे जो कि काफ़ी कट्टर थे, ये क्या थे, काफ़ी कुशल वीणा वादक रहे थे। ठीक है। तो हालांकि ये हिंदू धर्म की, इन्होंने बहुत ही कट्टर रहे ये हिंदू धर्म के प्रति, लेकिन ये बहुत ही अच्छे वीणा वादक हुआ करते थे औरंगजेब। और वैसे अगर इनको देखा जाए तो ये संगीत का विरोध करते थे। औरंगजेब जो है संगीत विरोधी थे, इस कला का इन्होंने विरोध किया है, और अपने दरबार में जो भी संगीत गायन ये जो कुछ भी हुआ करता था उस पर उन्होंने अपने टाइम पीरियड पे प्रतिबंध लगा दिया था, पर खुद ये बहुत ही अच्छे वीणा वादक थे। ठीक है। तो ये हुई संगीत, चित्रकारी, इन सब चीज़ों की बात। अब थोड़ी सी हम कुछ रचनाएं जो लिखी गई हैं मुगल काल में उनकी बात कर लेते हैं। और इनमें बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं उनमें ये आ जाएंगी, जैसे जो प्रसिद्ध जो सम्राट जो रहे हैं मुगल काल के, उनकी अगर हम बात करें तो खास करके उन पे जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, जो उनकी आत्मकथाएं लिखी गई हैं, जो उनकी जीवनी लिखी गई हैं, वो जो है वो प्रमुख रचनाएं हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उनके अलावा जो कुछ है उनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली याद करने के लिए इसमें आपको क्या करना है, तो कुछ तो अपने नाम से ही इस तरीके से हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये ऑटोबायोग्राफी है, और इनके बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। और कौन सी भाषा में कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो तुजुक के जो लगा हुआ है वहाँ पे हमने विशेष भाषा की बात की थी जब हमने पढ़ा है। ठीक है। तो उस चीज़ को आप इसमें ध्यान में रखिए। दूसरा, जब इनके कुछ के जब हम नाम देख रहे हैं तो उन नाम से ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये किसने लिखी है। ठीक है। तो एक बार इनकी सबकी बात कर लेते हैं। जैसे तुजुक के बाबरी है, ये जो रचना है तुजुक के बाबरी, ये किसने लिखी है, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। और तुजुक शब्द जहाँ लगा हुआ है तो ठीक है, तो ये लिखी हुई है टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है, और किसने लिखी है, बाबर ने लिखी है। इसी तरीके से हम बात करें तुजुक के जहांगीरी, तो ये बेसिकली किसकी है, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, और किसने लिखी है, जहांगीर, और इनके साथ में थे मोतमिद खां। ठीक है। इन्होंने इसको लिखी है। ये जो मोतमिद खां हैं, इन्होंने बाद में मतलब थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था तुजुक के जहांगीरी लिखने में जहांगीर को। बाद में इन्होंने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी, जो कि बेसिकली किसने लिखी है, मोतमिद खां ने ही लिखी है। मोतमिद खां बख्शी इन्हीं का पूरा नाम है। तो ये भी जहांगीर की
ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन दोनों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी बात जब हमने जहांगीर को पढ़ा है तो वहाँ पे की है इसकी बात हमने। ठीक है, तो ये हुई, ये याद हो गई। अब आगे हम बात करते हैं हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं के ऊपर लिखा गया है, लेकिन किसी लेडीज़ ने लिखा है। तो ये हुमायूं की बहन है जिनका नाम है गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा है ये हुमायूं नामा। ठीक है, अब बात करते हैं ठीक है, अब बात करते हैं हम वज़विनी। ये वज़विनी नाम की एक पुस्तक है और ये अकबर के टाइम पे लिखी हुई है और अकबर के शासनकाल की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में जानी जाती है वज़विनी। ठीक है, तो ये हुई अलग, यानी कि इसको आप नाम के हिसाब से ध्यान नहीं रख सकते, ये सबसे अलग सा नाम है। तो उसी तरीके से आप इसको ध्यान रख लीजिए कि ये एक हिस्टोरिकल बुक है जो अकबर के टाइम पीरियड पे पहले नंबर पे लिखी गई थी, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं हम अकबरनामा की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों अकबर पे लिखी गई हैं। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। ये बेसिक आपने बहुत पढ़ा भी है इसके बारे में। अब एक और अकबरनामा नाम की ही पुस्तक है जो किसने लिखी है? अलहदाद फेजी सरहिंदी ने, जो उनके बाद में लिखी गई थी। तो अब कई बार एग्ज़ाम में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हमें उसमें अबुल फजल नहीं मिलता है। अगर आपको अलहदाद फेजी या सरहिंदी ये नाम भी आपको मिलता है तो ये भी करेक्ट है, और अगर आपको ये दोनों नाम मिलते हैं तो फिर आप अबुल फजल को उसमें टिक करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं तबकात अकबरी। तो ये भी अकबर पे ही लिखी गई है, तबकात अकबरी, और ये जो है ये लिखी है निज़ामुद्दीन अहमद ने। तो अब जो अकबर पे जो लिखी गई है उसमें अभी तक हमने कितने नाम देख लिए हैं? हमने 3 नाम देख लिए हैं। अबुल फजल ने आईन अकबरी और अकबरनामा लिखी, फिर एक अकबरनामा लिखी हुई है अलहदाद फेजी सरहिंदी की। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने बेसिकली इसका अनुवाद किया था सरहिंदी ने। अब आगे हम बात करें तो तबकात अकबरी ये लिखी है निज़ामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, इसी तरीके से एक है तहफ़ाई अकबर शाही, यानी ये अकबर के शासनकाल में जो भी चीज़ें हैं उनको बताती है। तहफ़ाई अकबर शाही ये लिखी है अब्बास शेरवानी ने। तो इस तरीके से टोटल 4 नाम हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब पीछे हमने पढ़ी है हुमायूं नामा, जो हमने पढ़ी है कि उनकी सिस्टर ने लिखी है जिनका नाम है गुलबदन बेगम। इसी तरीके से हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं की अन्य जो किताब है वो है तारीख है हुमायूं, तारीख है हुमायूं। ठीक है, तो ये लिखी है सुल्तान अफगना ने, वज़ाइद सुल्तान अफगना ने। तो इसके लिए भी आपको 2 नाम याद हो गए, आपने ध्यान रखिएगा इसी तरीके से इनको। अब अन्य जो है उनकी बात कर लेते हैं। तो एक थी शेर शाह। ठीक है, अब ये है तज़किरात उल वाक़यात। तो ये कुछ किस्से जो हैं वो इसमें दिए गए हैं मुग़ल प्रशासन के। तज़कियात उल वाक़यात ये लिखी है जौहर ने। अब बात करते हैं तारीख़ है शेर शाही। तो शेर शाह जो हैं उन पे ये लिखी गई है तारीख़ है शेर शाही, और ये लिखी है दाऊद ने, ये लिखी है दाऊद ने। ठीक है, शेर शाह और दाऊद इस तरीके से याद रखिए कि इनका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है। अब आगे हम 3 किताबें हमारी बची हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो इनमें सबसे पहले ये देख लेते हैं मुल्तखब उल तबारिक, ये लिखी है बदायूनी ने। ये काफ़ी फेमस है बदायूनी, तो इसको याद रखिएगा। उल तबारिक जो है उल्तखात उल तबारिक ये लिखी है बदायूनी ने। फिर बात करते हैं तारीख अल्फ़ी, ये लिखी है मुल्ला ने, नकीब खां मुल्ला ने लिखी है। और एक है तारीख सलाहनी, ये लिखी है अहमद यादगार ने। ये जो लास्ट की जो 3-4 हैं ये जनरली ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, ज़्यादा पूछी जाती हैं जो पहले हमने देखी हैं, जो इजीली आपको याद हो सकती हैं और नाम के आधार पर ही आपको याद हो जाएंगी। तो ये थी पूरी मुग़ल प्रशासन की सारी हिस्ट्री, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने इसमें देख लिया है। अभी नेक्स्ट हम बात करें तो अब हम पढ़ रहे होंगे इसमें मराठा प्रशासन के
बारे में। तो जो मराठा प्रशासन है, जिस तरीके से हमने मुग़ल प्रशासन को पढ़ा है, उसी तरीके से मराठाओं का जो इतिहास है उसको भी हम इसमें देख रहे होंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे होंगे शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को, और दूसरा जो है संभाजी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें हम साथ साथ में देख रहे होंगे। तो बेसिकली इसी को हम इसी से ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी को हम ज़्यादा डिटेल से इसमें देख रहे होंगे। इस क्लास को मुग़ल प्रशासन का ये जो पार्ट है इसको मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। बाद में नेक्स्ट जो आपका फिर से एक और क्लास आएगी, उसमें मैं आप इसमें जो सिख साम्राज्य है, जो मराठा प्रशासन है, और जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य है उसको एक साथ दे रहे होंगे। तो इसमें इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।